मैं आपसे शेयर करूं तो उस दौरान की जर्नी मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ आए, जो उस समय एसडीएम उन्होंने लगना था, बट उनके पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस था सर्विसेज का। तो वो जो एक ट्रैजेक्टरी होती है, यंग ब्लड एंड वाइज ब्लड, तो वो हिप्पा में जब मर्ज करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला था। तो एग्जैक्टली लेकिन एज अ विमेन ब्यूरोक्रेट आपको क्या ऐसे चैलेंजेस आए जो बीइंग अ विमेन आपने फेस किए? जो भी एचएएस में प्रॉपर एसडीएमशिप में आते हैं उनके लिए एक और सरप्राइज़ ये है कि अब प्रोबेशन पीरियड में आपको 1 साल जो है वो तहसीलदार भी लगाया जाएगा आफ्टर बीडीओशिप। तो 1 साल की बीडीओशिप के बाद मतलब तहसीलदार भी आपको लगाया जाएगा, और इस तरह से होती है सर। मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के आसपास के लोगों का मेरी तरफ जो एक नज़रिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोग सर्विसेज की वजह से लेट हो गए, हमने खाना नहीं बनाया, तो वो खाना तक दे जाते हैं। तो वो एक जो एक फैक्टर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। लोगों की उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी एरिया का विकास तब होगा जब वहाँ का अधिकारी और वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हैंड इन हैंड चलेगा। ओशन शर्मा को आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से कई सारे वीडियोस में ऑलरेडी देख चुके हैं कि किस तरह से इनकी जर्नी रही चंडीगढ़ सिटी के अंदर, क्या स्ट्रगल इन्होंने फेस किया, कैसे पेपर क्वालिफाई किया है, कैसे ऑप्शनल में मार्क्स आते हैं, वो तमाम वीडियो से आप लोग वाकिफ़ है। आज हम ओशन शर्मा की जर्नी को जानेंगे कि एग्जामिनेशन क्वालिफाई होने के बाद फील्ड के ऊपर किस तरह से इन्होंने डिफरेंट चैलेंजेस को देखा, डिफरेंट जॉब ने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन किया। तो ये सारी तमाम बातें, क्या ट्रेनिंग का प्रोसेस रहता है, और उन विद्यार्थियों को जो चाहते हैं कि हम भी एसडीएम बने लेकिन एग्जैक्टली जॉब क्या ऑफर करिए हमें नहीं पता होता है, तो आज डायरेक्टली ओशन से जानेंगे कि किस तरह से ये जॉब की कंडीशंस रहती हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं ओशन शर्मा का हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा कि क्या ये सही में 9 से 5 की नौकरी है? 9 से 5 की नौकरी नहीं है सर। कंडक्ट रूल में जब हम बात करते हैं तो एक सेंटेंस आता है कि पब्लिक सर्वेंट इज़ 24/7 पब्लिक सर्वेंट, और हमें किसी भी समय पे बुलाया जा सकता है। क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, अभी बीते दिनों मैं आपको बताती हूँ, तो वहाँ पे किसी घर के सामने शॉर्ट सर्किट हो गया और घर में आग लग गई। भगवान की कृपा से लोग जो हैं वो बच गए। अब ये इंसिडेंट जो है वो रात को हुआ है, सो सुबह हमको सबसे पहले वहाँ पे पहुँचना पड़ा है। सो अब वो तो 7 बजे पहुँच गए। सो इसका मतलब ये है कि ये जो नौकरी है वो 10 बजे से शुरू होकर 5 बजे तक ख़त्म नहीं होती। दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं तो इलेक्शंस का भी जो समय रहा है पूरे हिमाचल प्रदेश में, अभी बाईपोल इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शंस हुए, और उसमें सारा का सारा जो जिम्मा था वो सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर था, और उनको जो कंपनी कर रहे थे आपके तहसीलदार थे या बाकी लोग थे, जैसे आई एम ऑल्सो सर्विंग एज असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू कम तहसीलदार। तो हमको जो है सर को वहाँ पे सारा का सारा सपोर्ट देना पड़ा, और कीपिंग इन व्यू द ज्योग्राफी ऑफ द एरिया वो 4-5 घंटे में कवर नहीं हो सकता। उसके लिए आपको सुबह उठ के वहाँ से 4 बजे निकलना पड़ेगा और देर शाम तक आप वापस आएंगे। सो इस प्रकार से मतलब हमारी सर्विसेज चलती हैं। चलिए, अच्छा एक और बात जो कई बार विद्यार्थी हम लोगों से पूछते हैं कि आफ्टर सिलेक्शन एग्जैक्टली ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस रहता है, हिप्पा में कैसे ट्रेन आउट होते हैं और कैसे फील्ड पे आप लोगों को डिप्लॉय किया जाता है? जी, मैं मानती हूँ किसी भी एस्पिरेंट का जो एक सपना होता है कि उसको जॉब मिले, और सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट जो होती है वो ट्रेनिंग पीरियड की होती है। और जिस तरह से लबासना है आपके सेंटर पे, वैसे ही बिल्कुल सेम हमारे हिमाचल प्रदेश में हिप्पा है जो कि मशोबरा में है। बहुत खूबसूरत एरिया में हिप्पा जो लोकेटेड है, और वहाँ पे हम लोगों की ट्रेनिंग होती है। 19 में जब मैं बीडीओ सेलेक्ट हुई थी तो बीडीओशिप की वहाँ पर ट्रेनिंग बहुत लंबी नहीं चली थी, और कोविड भी एकदम से आने वाला था, तो हिप्पा उस समय मैं ज़्यादा नहीं देख पाई थी। लेकिन जब मैंने दोबारा इसमें एचएस में मैं आई थी तो मुझे फुल प्रोबेशन पीरियड जो है वो देखने का मौका मिला, और ये काफ़ी लंबा प्रोबेशन जो है वो होता है। बिगिनिंग फ्रॉम जब आपका सिलेक्शन होता है तो आप लोग जाते हैं हिप्पा, और स्टार्टिंग में आपका जो होता है वो एक कोर्स होता है जो कि सभी जितनी भी सर्विसेज से लोग आए होते हैं सर, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें एसडीएमशिप से हैं, बीडीओ हैं, ट्रेजरी हैं, या पुलिस में है, डीएसपी सिलेक्टेड हैं, ये सभी का 2 महीने के लिए लगभग ट्रेनिंग होती है। एक साथ में क्लासेस होती हैं और वो चाय ब्रेक होती है, और बहुत सारी फ़न एक्टिविटीज़ भी होती हैं, लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं, और उसके बाद 2
महीने के लिए हमारा जो है नेक्स्ट प्रोफेशनल कोर्स होता है, और उस प्रोफेशनल कोर्स में जो नए एचएएस के जो बच्चे हैं उनके साथ साथ जो पिछले भी आ रहे होते हैं, जो प्रमोशन लेवल से आ रहे होते हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करने का एक अपना अलग मज़ा होता है। और मैं आपसे शेयर करूं तो उस दौरान की जर्नी मुझे बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि जो लोग हमारे साथ आए, जो उस समय एसडीएम उन्होंने लगना था, बट उनके पास एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस था सर्विसेज का, तो वो जो एक ट्रैजेक्टरी होती है यंग ब्लड एंड वाइज ब्लड, तो वो हिप्पा में जब मर्ज करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बहुत कुछ सीखने को मिला था। और उसके साथ ही उसके बाद मैं आपको बताऊं तो हमें भी हिमाचल दर्शन पे लेके जाते हैं, और एक हमारा जो होता है वो इसमें ट्रिप भी लगता है, तो हम लोगों को उदयपुर लेके गए थे उसके लिए। तो इससे क्या होता है कि हम में बॉन्डिंग भी बढ़ती है और सीखने को भी मिलता है। एंड जब ये सब कुछ हो जाता है तो उसके बाद हमारी जो होती है वो सेटलमेंट की ट्रेनिंग होती है, और उसमें हमको ये रेवेन्यू का जो जितनी भी चीज़ें हैं, टर्म्स है, वो सब सिखाई जाती हैं कि आपको कागज़ कैसे पढ़ना है, डिमार्केशन कैसे होगी, आपकी तकसीम यानी पार्टीशन कैसे होगी, ये सब हमको वहाँ पे सिखाया जाता है। तो इतने लंबे प्रोसेस के बाद फिर हमें जो है वो हमारी फर्स्ट पोस्टिंग जो है वो दे दी जाती है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं कि जो भी एचएएस में प्रॉपर एसडीएमशिप में आते हैं उनके लिए एक और सरप्राइज़ ये है कि अब प्रोबेशन पीरियड में आपको 1 साल जो है वो तहसीलदार भी लगाया जाएगा आफ्टर बीडीओशिप। तो 1 साल की बीडीओशिप के बाद मतलब तहसीलदार भी आपको लगाया जाएगा, और इस तरह से होती है सर। अच्छा, जैसे अभी आपने मेंशन भी किया कि जॉब टाइमिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच होती हैं, चाहे वो इलेक्शन का प्रोसेस है ना, या कई जगहों पे आपको टाइम पे पहुंचना है और वो नॉट नेसेसरली कि आपका ऑफिस टाइमिंग के साथ ओवरलैप करे। तो इतने हेक्टिक स्केड्यूल में, जो कि बिजी भी काफ़ी ज़्यादा है, उसमें कैसे आप सोशल मीडिया को इतना एक्टिवली मैनेज कर पाते हैं? सर सोशल मीडिया मेरी ताकत बना है ड्यूरिंग माई होल जर्नी। जब तो हम लोग यूनिवर्सिटी में थे या फिर इधर तैयारी कर रहे थे, आई वॉज नॉट ऑन एनी प्लेटफॉर्म ऑन सोशल मीडिया, जो कि ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है कि मैं इंस्टाग्राम पे भी नहीं थी। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जो चंडीगढ़ में ही थी, उसने मेरा अकाउंट बनाया था इंस्टाग्राम पे, जो मैं नहीं चलाती थी। बट 2022 के बाद सोशल मीडिया ने जो रफ्तार पकड़ी, वो इसलिए पकड़ी क्योंकि काम सर काम होता है, लेकिन काम के साथ अगर आप सोसाइटी के साथ नहीं जुड़ रहे तो फिर आपका अगर कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है, तो मुझे लगता है हमारा काम भी हमारे लिए वो मोटिवेशन नहीं दे पाता। तो सोशल मीडिया की हेल्प से मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है कांस्टेंट। चाहे मैं किसी भी स्टेशन पे चली जाऊं, चाहे मैं एक बहुत अच्छे स्टेशन पे चली जाऊं, या मुझे कहीं बिल्कुल ही किसी इंटीरियर इलाके में भेज दिया जाए, मुझे पता है कि मेरा एक काम है, लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, और वो मेरी एक ताकत है, मेरी एक स्ट्रेंथ है। तो सोशल मीडिया सर इज़ अ वंडरफुल टूल, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ टूल, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि वो कैसे उसको यूटिलाइज करता है। अच्छा, एक और मेरे को बात बताइए, जैसे बीइंग अ ब्यूरोक्रेट काफ़ी सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, अप एंड डाउन्स हैं, तो एग्जैक्टली लेकिन एज अ विमेन ब्यूरोक्रेट आपको क्या ऐसे चैलेंजेस आए जो बीइंग अ विमेन आपने फेस किए? वैसे तो सर ब्यूरोक्रेसी भी जो है वो जेंडर इररिलेवेंस की तरफ है कि जेंडर एज अ फैक्टर मैटर ही नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। इसका सबसे बड़ा प्रो ये होता है कि लोग आपकी इज्जत करते हैं एज अ महिला और अधिकारी हो, तो कॉम्बिनेशन की इज्जत बहुत की जाती है। हम जिस भी स्टेशन में जाते हैं लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं कि मैम को कोई ऐसी चीज़ बुरी न लगे, और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ के आसपास के लोगों का मेरी तरफ जो एक नज़रिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि हम लोग सर्विसेज की वजह से लेट हो गए, हमने खाना नहीं बनाया, तो वो खाना तक दे जाते हैं। तो वो एक जो एक फैक्टर है मुझे बहुत अच्छा लगता है। कॉन्स इसमें अगर मैं बोलूँ तो फिर वही बात है दैट वो एक आर्ट सीख रहे हैं हम लोग कि रिलेशंस के बीच में से कैसे हमको गुजर कर निकलना है, क्योंकि एज अ वुमन थोड़े बहुत चीज़ें होती हैं जहाँ पे हमें अपना डिस्टेंस मेंटेन कर रखना पड़ता है, बट एट द सेम टाइम हमें उस सिचुएशन को हैंडल भी करना पड़ता है। तो वो एक जो आर्ट है वो ब्यूरोक्रेसी आपको विद टाइम सिखा देती है। अच्छा, एक और मेरे को बात बताइए कि बिफोर सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन तो कई सारे चेंजेस आपने देखे कि आपके आसपास समाज में हो रहे हैं, लोगों के नज़रिए में हो रहे हैं आपके प्रति। आपने अपने अंदर क्या क्या चेंजेस देखे कि ओशन बिफोर सिलेक्शन एंड ओशन आफ्टर सिलेक्शन? बिफोर सिलेक्शन और आफ्टर सिलेक्शन जो एक चीज़ कांस्टेंट वो यही है कि
मैं इनोसेंस को रखती हूँ और एक मेरा जो एक जॉली नेचर है मैं उसको भी अलाइव रखा है मैंने। चेंजेस की बात करूँ तो मोस्टली पॉजिटिव ही दिखे हैं। मेरे में एक कॉन्फिडेंस आया है क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैं जब पढ़ती थी तो मैं उस वक्त पढ़ाती भी थी और एक अंदर जो एक फीलिंग थी मेरे अंदर की फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, तो वो फीलिंग तब से थी। लेकिन जब इस सर्विसेज में आ गई तो उससे वो फीलिंग बिल्कुल मटेरियलाइज हो गई और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस ही नहीं, मुझे ये समझ आ गया कि इस तरह की जो नौकरी है जो कि रिस्पेक्टेबल जॉब है वो आपको डिसीजन मेकिंग पावर देती है और वो आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपको बहुत बहुत ही, मैं आपको बताऊं तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है और आप ऐसे डिसीजंस ले पाते हैं जो आपकी रेस्ट ऑफ द लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। और ये नौकरी जो है इसने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया है सर, तो इम्प्रूवमेंट दिखी है, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप बहुत इम्प्रूवमेंट दिखी है इस मामले। अच्छा, एक ना बहुत ज़्यादा कथन है जो कि समाज में प्रचलित है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर है ब्यूरोक्रेट के ऊपर। आप एग्जैक्टली बताइए, क्योंकि अब तो इट्स बीइंग अ लॉन्ग टाइम इन ब्यूरोक्रेसी, तो आप बताइए कि क्या क्या पॉलिटिकल प्रेशर हैं भी या नहीं है? सर पॉलिटिक्स इट्सेल्फ इट्स मेड ऑफ प्रेशर्स, क्योंकि जो हमने अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत करीब से देखा होता है और उनके साथ इंटरेक्शन भी अब एक मतलब थोड़ी करीब से होती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो व्यक्ति अपने आप में ही बहुत प्रेशराइज्ड हो, ही इज़ बाउंड टू एक्ट इन अ सर्टन वे समटाइम्स। और फिर भी मुझे ऐसा लगता है हमारे हिमाचल के जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दे आर वेरी मच कामर एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स और वो ब्यूरोक्रेसी की इज्जत भी करते हैं। तो मैं यही मानती हूँ कि जो व्यक्ति खुद प्रेशराइज है तो वो इन कंडीशंस पे, क्योंकि सर उनकी लोगों की उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो मुझे लगता है कि किसी भी एरिया का विकास तब होगा जब वहाँ का अधिकारी और वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो हैंड इन हैंड चलेगा। राइट, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा, जैसे जब आप फील्ड के ऊपर आ गई है ना और हिप्पा से आप बाहर निकल गए, तो अलग अलग जगहों पर आप प्लेस्ड रही है ना, तो अलग अलग जगहों में अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस देखे, अलग अलग प्रकार के लोग देखे, तो क्या मेमोरीज एंड लर्निंग लेके आप उन सारी जगहों से आए? वन बाय वन, स्टार्टिंग विद दी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी में मुझे याद है जैसे हम लोग हिप्पा से बाहर निकले थे तो जो फर्स्ट पोस्टिंग हमको मिली थी वो एज अ सेटलमेंट ट्रेनिंग की मिली थी हमीरपुर में, और वहाँ लगभग 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग थी और उस दौरान हमने ये देखा कि हमें अपने जूनियर स्टाफ को कैसे ट्रीट करना है। और क्योंकि मोस्टली वहाँ पे पटवारीज थे और आने वाले समय में हमें पता था कि हम ऐसे पद पर बैठेंगे जहाँ पे ये हमसे जूनियर होंगे, लेकिन उनका बर्ताव हमारे प्रति कितना इज्जत देने वाला है, तो मैंने वहाँ ये सीखा कि हमें उनको ट्रीट कैसा करना है। सेकंड, मुझे ये चीज़ ज़्यादा सेंसिटिव मैं उस मामले में लगती हूँ क्योंकि मेरे पिताजी खुद पटवारी रहे हैं, तो मुझे हमेशा से एक लर्निंग है कि पिताजी इस स्थान पर रहे हैं तो जो भी व्यक्ति इस स्थान पर है मैं उसकी इज्जत करूँगी। हमीरपुर के बाद बिलासपुर में मेरा सबसे ज़्यादा समय गुजरा, वो 5 महीने लगभग बिलासपुर में। एंड मुझे डीसी साहब जो हमारे थे पंकज राय सर, उनके अंडर काम करने का मौका मिला। इज़ अ वेरी वेरी हार्ड वर्किंग गाय और मैंने सर को काम करते देखा है। सुबह वो 8 बजे आ जाते थे और शाम को वो लगभग 9 बजे दफ्तर से बाहर निकलते हैं। तो जब आपका लीडर इतना स्ट्रॉन्ग हो, फोकस्ड हो, हार्ड वर्किंग हो, डिटर्मिन्ड हो, तो नेचुरली है कि आप वहाँ से वर्क कल्चर सीखते हैं। तो मैंने पंकज सर से वहाँ ये सीखा। दूसरा मैंने ये सीखा कि हम नए प्रोबेशनर थे तो वो नए प्रोबेशनर्स को बहुत टाइम देते हैं अकोमोडेट होने के लिए, कोई प्रेशराइज नहीं करते हैं। तो ये चीज़ भी मैंने बिलासपुर से सीखी और बिलासपुर में सर ने मुझे मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व किया था क्योंकि बिलासपुर में उस समय एम्स जो है उसकी वो इनाग्रेशन स्टेज पे आ गया था। तो वहाँ के जो रेवेन्यू के मसले थे, डिस्प्यूट के मसले थे, सर ने मुझे वहाँ पे जाने के लिए कहा और वहाँ पे मैं उसको भी सुपरवाइज़ कर रही थी, देख रही थी। एट द सेम टाइम्स वहाँ पे हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज जो है बिलासपुर में वो बन रहा था, वहाँ के काम में भी मुझे सर ने वहाँ भेजा और मैंने वहाँ पे भी अपनी लर्निंग ली। तो बिलासपुर में से इतने सारे वर्क हो रहे थे एंड आई वॉज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दीज। वन मोर आई वुड लाइक टू ऐड, मुझे सर ने पोषण अभियान की भी जिम्मेदारी वहाँ दी थी। तो मैंने वहाँ पे आंगनवाड़ी की औरतों के साथ वहाँ के एरिया का सर्वे किया, वहाँ की महिलाओं से मिली जो प्रेग्नेंट थी, क्या वो समय पे दवाइयाँ ले रही हैं, क्या वो समय पे सप्लीमेंट्स ले रही हैं, क्या वहाँ की आशा वर्कर जो है वो उनके साथ वेल कनेक्टेड है। तो ये मल्टीपल मतलब इतना डाइवर्स काम जब आपको सीखने को मिलता है तो मुझे लगता है यू आर बाउंड टू लर्न एंड यू आर बाउंड टू एक्सपीरियंस मोर।
एंड बिलासपुर के बाद तो फिर 1 साल मेरा नगर में रहा एंड वहाँ मैंने एज अ बीडीओशिप ही करी है 1 साल। और मनाली में तो काम करने का दिल कम करता है, वो खूबसूरती इतनी जगह है। एंड उसके बाद तो देन तहसीलदार इन संधोल। अच्छा, और संदोल में क्या एक्सपीरियंसेस रहे आपके? संधोल एरिया थोड़ा टफ़ एरिया है। जब मैं शुरू में भी आई थी, क्योंकि उसको काला पानी बोलते थे पहले के समय में। आप देखेंगे संधोल से धर्मपुर अगर लोगों को जाना था तो वो नाव के ज़रिए जाते थे। और अभी हम लोगों ने एक वाटर स्पोर्ट्स का वहाँ पे एक व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे उसका इनॉग्रेशन करवाया था। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, क्योंकि लोगों ने अपने पुराने टाइम को याद किया कि इस किश्ती से ही हम लोग पहले वहाँ जाते थे। तो इस मामले में संधोल वालों की बहुत इज्जत करती हूँ कि वो इतने टफ़ एरिया में रह रहे हैं लेकिन फिर भी मजबूती से लगे हुए हैं। एरिया टफ़ है, कैफ़े नहीं है। मैंने बहुत बार लोगों को बोला यहाँ भी, तुम लोगों ने एक कैफ़े भी नहीं खोला। कभी कभी मन करता है कि एक कॉफ़ी पी लें या कुछ कर लें। और इतने साल बाद वहाँ पे एक लड़के ने प्राइवेट लाइब्रेरी खोली, मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया। और जैसा कि मैंने सोशल मीडिया की आपसे बात करी थी, उस सोशल मीडिया की वजह से ही कुछ लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया और हमने बुक्स जो हैं उस लड़के को डोनेट करवाई हैं। मतलब बोरियां भर भर के किताबें आई हैं। अच्छा, तो ये चीज़ जो है ना कनेक्टेडनेस की, वो इसकी वजह से है। और अब क्योंकि अब थोड़े टाइम में मेरी भी ट्रांसफ़र होने वाली है वहाँ से, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे एक पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो जल्द से जल्द स्थापित की जाए। अच्छा, एक चीज़ की ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा आजकल हम लोगों को खुद भी सोशल मीडिया से इनपुट मिलते हैं, बच्चे आपस में जो चर्चा करते हैं या लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय है, क्या ओशन शर्मा पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहती हैं? पॉलिटिक्स और जो युवा है, मुझे लगता है ऐसा ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप हमारा फ्रीडम स्ट्रगल भी देखेंगे तो उसको युवाओं ने ही लीड किया है। और जो कॉलेजेस में उनके भी यूनियन बनते थे, वो उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, पॉलिटिकल वॉइस का एक चैनल हुआ करते थे। तो युवाओं को तो नहीं इससे अलग किया जा सकता। जहाँ तक बात मेरी है, मैं ऐसा मानती हूँ कि इस प्रकार से अगर चीज़ें सुनने को आ रही हैं तो ये मेरे लिए भी एक अच्छी चीज़ इसलिए है कि लोग मुझे शायद उस लायक शायद समझते होंगे। बट सच बात तो ये है कि मैं अपनी सर्विसेज में खुश हूँ और मैं इन सर्विसेज में और काम करना चाहती हूँ। और क्योंकि ये सर्विसेज जो है वो मुझे एक डायरेक्ट पावर जो है, लोगों के साथ कनेक्ट होने की जो पावर है, वो प्रोवाइड कर रही हैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें और अच्छे से काम करूँ। बाकी जो भविष्य में होगा वो ज़रूर देखा जाएगा। चलो, अच्छा, एक जैसे आपने बार बार चर्चा भी करी कि प्रॉब्लम सॉल्व करने का मौका मिल रहा है, या वो अथॉरिटी है, वो पावर है, वो अपॉर्चुनिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व की भी जा रही है। कोई ऐसा सिग्निफिकेंट आपको कोई मेमोरी याद हो कि आपने कि जेन्युइनली अगर किसी को कुछ ज़रूरत है और आप एक एचएस ऑफिसर के बतौर एक्ट करते हैं, और कैसे आपने किसी को वो मुहैया करवाया? इसमें जो मुझे एक इंसिडेंट वैसे ही याद आ रहा है, वो तो मुझे हमेशा से अपने संधोल में है। संधोल में हमारे माइनिंग की बहुत समस्या रहती थी। और सबसे बड़ी बात मुझे उसमें ये लगती है, एक्चुअली जो सरकार ने चिट्ठी निकाली थी उसमें ये निकाला था कि ये अधिकारी जो हैं इन सबको एक मैजिस्ट्रेट की पावर एडिशनल दी जा रही है कि आप लोग जो भी एरिया में इलीगल माइनिंग हो रही है वहाँ पे जाके आप स्वयं छापे मारे। बट द थिंग वाज कि उस ऑफिसर्स की लिस्ट में जितने भी ऑफिसर्स थे वो ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट्स, उन्होंने वो कुछ नहीं, उन्होंने वो मतलब काम ही नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इस काम में बहुत पेचीदगी होती है। लेकिन मुझे वहाँ के लोगों ने इतना मोटिवेट किया है और अभी भी मोटिवेट करते हैं कि मैम वहाँ पे खनन हो रहा है। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैंने बच्चों से कनेक्ट किया, बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे विद लोकेशन विद फोटोग्राफ ये भेज देते हैं, मैडम इस समय में यहाँ खनन हो रहा है। तो उसकी वजह से हमने कोशिश की है उस एरिया में इसको रोकने की। मैंने संधोल को जो लोग हैं, मैंने उनको हमेशा समझाया है। वहाँ पे एक ब्रिज है हारसी पत्तन का, जो अपने कांगड़ा और इस वाले एरिया को, मंडी वाले एरिया को कनेक्ट करता है। मैंने उनको समझाया कि अगर आप ब्रिज के नीचे से ही पत्थर को ले जाएंगे तो आने वाले समय में, आप तो जानते हैं, आप तो ज्योग्राफी के टीचर हैं, आने वाले समय में उस ब्रिज को खतरा हो सकता है, वो ब्रिज कोलैप्स कर सकता है। तो ये चीज़ मैंने वहाँ पे लोगों को अवेयर करने की कोशिश की और लोगों ने इस चीज़ को समझा भी है। तो एक ये चीज़ मुझे लगती है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी चेयर पे होती हूँ तो संधोल में बैठी होती हूँ, लेकिन मुझसे मिलने लोग दिल्ली से भी आ जाते हैं, लेडीज़ मुझसे मिलने चंबा से भी आ जाती हैं, कहीं और लड़कियाँ मुझसे मिलने किसी और स्टेट से भी आ जाती हैं। उनका मुझ पर जो विश्वास है वो मुझे लगता है वो इस पद की वजह से है कि
कि जो ये विश्वास वो मुझ पे करती हैं कि नहीं, हम मैम के पास जाएंगे तो ज़रूर हमें कुछ ना कुछ जो है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो इसके लिए आई एम रियली रियली थैंकफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा, मेरे को एक ना लास्ट प्रश्न करेंगे कि जो फ्यूचर जनरेशन है उसको अगर आप अपने एक्सपीरियंस एक्सपोजर से कुछ एडवाइस करना चाहें, है ना, तो कौन से पीस ऑफ एडवाइसेस वो रहेंगे? एडवाइस ये है कि डरना नहीं है। कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को लेके डरते हैं। हम सोचते हैं कि हमारी एज ये हो गई है, हमारी सोसाइटी ये बोलती है, जो सोसाइटी ने जो पैरामीटर्स एक सेट किए हुए हैं, इस समय तक तुम्हारी नौकरी लग जानी चाहिए, इस समय के बाद तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, इस समय के बाद बच्चे हो जाने चाहिए। एक औरत है, वो करियर और बच्चों में से किसी एक को चुने। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं। मुझे लगता है कि हम लोगों को, फ्यूचर जनरेशन को या जो भी प्रेजेंट जनरेशन है, उनको इन चक्करों में नहीं फंसना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप खुश हैं, एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जो मुझे लगता है अबव दैट, वो ये है कि आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। जब आप इस दुनिया से चले जाएं तो आपको लोग कैसे याद रखें, आप इन दो चीज़ों पे आप काम कीजिए। अगर आप इन दो चीज़ों पे काम करते हैं, वो एक बुद्धिस्ट सेइंग है कि अगर आपका अपना कप फुल है तभी आप शेयर करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप खुद ही खाली हैं तो आप क्या शेयर करेंगे, फिर आप फ्रस्ट्रेशन शेयर करेंगे। तो वही, आप खुश हैं तो आपको दुनिया भी खूबसूरत लगेगी। चलिए, आज ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एक ऐसे सारे पहलुओं को आज टच किया जो कि मुझे लगता है कि जनरली हमें इन सारे एरियाज़, इन सारे डायमेंशन के बारे में नहीं पता था, तो एक नया जगह में हमने पीप इन किया। तो इसी तरह के आगे भी हम लोग पॉडकास्ट करेंगे जिसमें हिमाचल में और नॉन हिमाचल में सर्विंग जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्या वो चैलेंजेस हैं, क्या उनकी जर्नी है, क्या उनकी मेमोरीज़ हैं, उन सारे तमाम जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको शेयर करेंगे। धन्यवाद।